सो बच्चे हम लोग सेल की बात कर रहे थे, सेल के मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे। तो सेल मेम्ब्रेन तीन तरह के स्ट्रक्चर से बना हुआ था, तीन तरह के मॉलिक्यूल से बना हुआ था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। कल बच्चे आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में नहीं बता पाए थे, प्रोटीन के बारे में नहीं बता पाए थे, सिर्फ और सिर्फ लिपिड के बारे में एक्सप्लेन किए थे। लिपिड दो तरह का होता था, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। डन। तो आज हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन के बारे में क्या बताइएगा। प्रोटीन दो तरह का प्रोटीन देखने को मिल रहा था। पहले प्रोटीन की बात कर लेते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन देखने को मिल रहा था, और दूसरे प्रोटीन की बात कर लीजिएगा बच्चे तो इंट्रिंसिक प्रोटीन देखने को मिल रहा था। एक्सट्रिंसिक कहने का मतलब जो प्रोटीन लिपिड लेयर के बीच में धंसा हुआ था, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक प्रोटीन। सॉरी, जो प्रोटीन लिपिड लेयर के बीच में धंसा हुआ था उसको बोल लीजिएगा इंट्रिंसिक प्रोटीन, और जो बाहर की ओर पेरिफेरल साइड में प्रेजेंट था इसको बोल लीजिएगा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। पहले एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की बात कर लेते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिफेरल प्रोटीन। बाहर साइड में जो प्रोटीन अरेंज था, इसी प्रोटीन का नाम क्या दे दीजिएगा, पेरिफेरल प्रोटीन। दे आर सुपरफिशियली अरेंज ऑन द सरफेस ऑफ लिपिड लेयर। ये लिपिड लेयर, जैसे कि यहाँ पे आपको लिपिड का लेयर दिख रहा है, ये लिपिड का लेयर दिख रहा है, ये लिपिड का लेयर दिख रहा है, ये आपको लिपिड का लेयर दिख रहा है, यहाँ पे आपको लिपिड का लेयर दिख रहा है। ये लिपिड के लेयर के बाहर में यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, है ना। इस तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट था। ये बाहर में प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये बाहर में प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसको आप क्या बोल लीजिएगा, इसको बोल लीजिएगा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। बाहर में है ना, इसलिए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और यहाँ पे अगर अंदर में धंसा हुआ है, ऐसे लिपिड लेयर के बीच में ऐसे धंसा हुआ है ना, यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिएगा, लिपिड लेयर के बीच में इस तरह से धंसा हुआ है, आप देखिएगा लिपिड लेयर के बीच में धंसा हुआ है, तो इसको क्या बोल लीजिएगा, ये हो गया आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन, और ये बाहर साइड में हो गया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। डन। पेरिफेरल साइड में इसलिए बोल दिए पेरिफेरल प्रोटीन, देखिए ना बाहर के साइड में, पेरिफेरल साइड में, इसलिए पेरिफेरल प्रोटीन। अच्छा, इसको निकालना आसान होगा क्या, बिल्कुल आसान होगा सर, ये तो बाहर से खींच लेंगे निकल जाएगा। जी ऐसा नहीं है, लेकिन इसका एक्सट्रैक्शन इजी होगा, इसका एक्सट्रैक्शन क्या बोल लीजिएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। सो इट कैन बी सेपरेटेड इजिली, देख लीजिएगा इसको आसान से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। दिस प्रोटीन हैविंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अब चाहे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो चाहे इंट्रिंसिक प्रोटीन हो, आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा प्रोटीन का एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगा, तो आप पहले आप बोल लीजिएगा कि यहाँ पे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते बच्चे, इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात करते हैं। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन में क्या बताइएगा, इंट्रिंसिक प्रोटीन में बताइएगा कि टाइटली बॉन्डेड विथ फॉस्फोलिपिड। यहां पे आपको दिख रहा था ये वाला लिपिड लेयर दिख रहा था, ये लिपिड का लेयर दिख रहा है, लिपिड का ये सिंगल लेयर हो गया, और ये लिपिड का दूसरा लेयर हो गया, इसको बोल दिए लिपिड बाई लेयर, इसको बोल दिए लिपिड बाई लेयर। डन। अब ये लिपिड बाई लेयर के बीच में इस तरह से धंसा हुआ जो प्रोटीन था, इसको आप क्या बोल लीजिएगा, इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन यहां पे बोले दे कैन नॉट बी रिमूव्ड इजिली, है ना, इनको आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता क्योंकि लिपिड के लेयर के बीच में इंटीग्रेटेड है, सो इट कैन नॉट बी रिमूव्ड इजिली। इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात कीजिएगा, दो तरह का इंट्रिंसिक प्रोटीन देखने को मिलता है, पहला कंप्लीटली बरीड और दूसरा पार्शियली बरीड। पहला कंप्लीटली बरीड और दूसरा क्या है, पार्शियली बरीड। कंप्लीटली बरीड की बात कीजिएगा, टोटली बरीड थ्रू द कंप्लीट थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, इसको बोल देते टनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला आपको लिपिड लेयर दिख रहा है, लिपिड का पहला लेयर दिखा, ठीक है, ये लिपिड का पहला लेयर और ये लिपिड का दूसरा लेयर, लिपिड का आपको ये दूसरा लेयर देखने को मिल रहा है। यहां पे एक प्रोटीन लगा हुआ है, यहां पे एक प्रोटीन लगा हुआ है, देख पा रहे हैं, दोनों लेयर के बीच में पूरी तरह से धंसा हुआ है क्या, है ना। तो इसको आप क्या बोल लीजिएगा, इसको बोल लीजिएगा कंप्लीटली बरीड। क्या बोल लीजिएगा, कंप्लीटली बरीड, ये कंप्लीटली बरीड हो गया, है ना। अब देखिएगा, ये मान लीजिए ऐसा कैरी करता है सब्सटेंस को, अगर ये सब्सटेंस को कैरी कर सकता है, अगर सब्सटेंस को कैरी कर सकता है तो इसको क्या बोल लीजिएगा, कैरियर मॉलिक्यूल बोल लीजिएगा, है ना, कैरियर प्रोटीन बोल लीजिएगा। और मान लीजिए कि इस तरह से ये चैनल बना लिया, ये इस तरह से यहाँ पे चैनल बना लिया, ये इस तरह से यहाँ पे चैनल बना लिया, तो आप इसका नाम क्या दे दीजिएगा, इसका नाम दे दीजिएगा टनल प्रोटीन। क्या नाम दे दीजिएगा, टनल प्रोटीन नाम दे दीजिएगा। डन। अगले पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, एक बात छूट गई बच्चे, पार्शियली बरीड प्रोटीन के बारे में नहीं बता पाए। मान लीजिएगा यहाँ पे ये आधा ही धसा हुआ है,
पूरे लिपिड मेम्ब्रेन को कवर नहीं कर रहा है, लिपिड बाइलेयर को टोटली कवर नहीं कर रहा है। सो इनकम्प्लीटली वरीड थ्रू आउट द मेम्ब्रेन, आधी तरह से धंसा हुआ है, क्या बोल लीजिएगा, पार्शियली बरीड, बहुत ज्यादा कुछ खास है नहीं। अगले पॉइंट पे आइएगा, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को आप ओलिगोसेक्राइड बोल लीजिएगा, डन, ओलिगोसेक्राइड, परसेंटेज मिनिमम इन द मेम्ब्रेन। कार्बोहाइड्रेट की बात कीजिएगा, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में सबसे कम अमाउंट में कौन होगा, तो सबसे कम अमाउंट में आपको कार्बोहाइड्रेट ही होगा। परसेंट ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, सॉरी, प्रेजेंट ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होगा, है ना, लिपिड लेयर के बीच में नहीं होगा। अगले पॉइंट पे, फंक्शन, पहला काम होता है सेल टू सेल रिकॉग्निशन। जैसे फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म और एग के बीच में रिकॉग्निशन होता है, तो ये रिकॉग्निशन में कौन हेल्प करता है, रिकॉग्निशन में हेल्प करेगा यही कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद ब्लड ग्रुप, एंटीजेंस की बात कर लीजिएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, ये आपको कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा। अच्छा, एक टर्म लिखा हुआ था बच्चे, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, है ना, ये लिपिड के एक पार्ट का लिपिड के इस पार्ट में मूवमेंट हो जाना, देख लीजिएगा, ये वाला पार्ट मूव करके आगे, ये वाला पार्ट मूव करके पीछे, इसी को आप क्या बोल लीजिएगा, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बोला जाता है किसके साथ एसोसिएटेड होता है, तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट लिपिड के साथ एसोसिएटेड है। सर लेटरल मूवमेंट भी कुछ होता है क्या, लेटरल मूवमेंट की बात करते हैं। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है लिपिड का लेयर, लिपिड का पहला लेयर, ये लिपिड का दूसरा लेयर, इसके बीच में यहां पे कार्बोहाइड्रेट एम्बेडेड है ना, सॉरी, इस तरह से प्रोटीन एम्बेडेड है, नॉट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एम्बेडेड है ना। तो यहाँ पे इस तरह से लिपिड का लेयर दिखा और इसके बीच में प्रोटीन दिख रहा था। मान लीजिए इस प्रोटीन को हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को कैरी कर रहा है, ये हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को अगर कैरी करने की कोशिश करेगा तो ये पूरा का पूरा रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, इस तरह से रोटेट करके ये वाला पूरा का पूरा सरफेस इधर की ओर आ जाएगा, ये पूरा का पूरा सरफेस इधर की ओर आ जाएगा। अच्छा, जब ये ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है तो ये लिपिड के लेयर को भी आगे और इसको भी पीछे आना पड़ेगा, डन, ये लिपिड के लेयर को इधर और पीछे की ओर आना पड़ेगा। अगर आना पड़ेगा तो आप क्या बताइएगा कि लेटरल मूवमेंट हो रहा है, किसका, प्रोटीन और लिपिड का, दोनों का हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है लेटरल मूवमेंट, तो जब तक लिपिड आगे शिफ्ट नहीं करेगा तो क्या लेटरल मूवमेंट हो पाएगा, क्या नहीं। तो दो क्वेश्चन आता है, लेटरल मूवमेंट किसका होगा, तो प्रोटीन का और लिपिड का, दोनों का। किसकी वजह से होगा, तो लिपिड की वजह से होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। तो दो तरह का ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है, पहला ट्रांसपोर्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरे ट्रांसपोर्ट की बात कर लीजिएगा तो हम बोल देते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, है ना। पैसिव ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब क्या, बिना एनर्जी खर्च किए हुए किसी सब्सटेंस का अपने हायर कंसंट्रेशन में से अपने लोअर कंसंट्रेशन में मूव करना, बिना एनर्जी खर्च किए हुए, इसको क्या बोल लीजिएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कीजिएगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाना विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। सर एग्जांपल बताइए, जैसे अब घर के छत पे रखे हुए टंकी में पानी हमको भरना है तो मोटर का स्विच ऑन करना पड़ता है, नीचे का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लो, ऊपर का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाई, लो से हाई की ओर लेके जाना है, एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। अब एक बार छत की टंकी पे रखे हुए पानी भर दिए उसमें तो नल कितना भी खोल दीजिए खुद से पानी आ जाता है, कोई चार्जेस पे करने पड़ते हैं क्या, नहीं। तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आने के लिए कोई एनर्जी नहीं लगाना पड़ता, कोई खर्च नहीं करना पड़ता एनर्जी, इसको बोल लीजिएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन जब भी लो से हाई की ओर लेके जाएंगे तो एनर्जी तो लगाना पड़ेगा। भाई आपको नॉलेज कम था बॉटनी का, पढ़ना है आपको बॉटनी, एनर्जी लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगाएंगे तो लोअर से अप की ओर जाएंगे। एक बार पढ़ लिए 2-4 महीने सो लीजिए, बिना कुछ एफर्ट लगाए हुए डाउन हो जाएगा क्या, डन, इसको बोल दीजिएगा पैसिव। अगले पॉइंट पे आते हैं, अगर बात कर लीजिएगा अगला एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। सेल के मेम्ब्रेन के द्वारा, देखिएगा सेल के मेम्ब्रेन के द्वारा किसी सब्सटेंस को अंदर की ओर लाया जा रहा है, इस तरह से अंदर की ओर लाया जा रहा है, इसको क्या बोल लीजिएगा, फेगोसाइटोसिस, एनगुल्फ ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। अब अंदर लाया जा रहा है, किसको लाया जा रहा है, सॉलिड सब्सटेंस को या लिक्विड सब्सटेंस को।
अगर सॉलिड सब्सटेंस को लाया जा रहा है तो बोल लीजिएगा फैगोसाइटोसिस, और लिक्विड सब्सटेंस को लाया जा रहा है तो आप क्या बोल लीजिएगा, पिनोसाइटोसिस। अरे भाई अगर खाना खा रहा है तो सॉलिड सब्सटेंस आ रहा है, पानी पी रहा है तो लिक्विड सब्सटेंस आ रहा है, तो आप फैगोसाइटोसिस को क्या बोल लीजिएगा, सेल ईटिंग, है ना। और अगर बात कर लीजिएगा पिनोसाइटोसिस की, लिक्विड सब्सटेंस ले रहा है तो इसको क्या बोल लीजिएगा, सेल ड्रिंकिंग, है ना। तो यहाँ पे इनगल्फ ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, यहाँ पे इनगल्फ ऑफ लिक्विड कंपाउंड, है ना। इसको बोल लीजिएगा सेल ईटिंग, फैगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग, और पिनोसाइटोसिस को क्या बोल लीजिएगा, सेल ड्रिंकिंग बोल लीजिएगा, है ना। अब जो अंदर की ओर फैगोसाइटोसिस में जो पार्टिकल अंदर की ओर आया है, इस पार्टिकल का नाम क्या दे दीजिएगा, इस पार्टिकल का नाम दे दीजिएगा फैगोसोम। लेकिन अगर लिक्विड सब्सटेंस को मेम्ब्रेन के थ्रू पैक किया गया, ये यहाँ पे पार्टिकल था, इसको मेम्ब्रेन के रूप में ऐसे करके पैक कर लिया गया, ये जो वेसिकल्स पाउच जो बना है इसमें सॉलिड सब्सटेंस है तो फैगोसोम, लिक्विड सब्सटेंस है तो पिनोसोम, है ना। इसको बोल लीजिएगा पिनोसोम, है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चे, एक्सोसाइटोसिस की बात कीजिएगा। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू किसी सब्सटेंस को बाहर निकाल देना, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कोई सब्सटेंस अंदर लाया जा रहा है, इंडोसाइटोसिस। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कोई सब्सटेंस सेल से बाहर निकाला जा रहा है, भाई सेल वोमिट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है कोई सब्सटेंस को, क्या बोल लीजिएगा, एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चे, सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स होता क्या है, तो सेल ऑर्गेनेल्स पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा पार्ट बताना चाहूंगा आपको साइटोप्लाज्म के बारे में, है ना। तो यहां पे एक सेल दिख रहा है, ये सेल का आउटर पार्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सेल बाउंड्री। सेल बाउंड्री के बाद यहां पे आपको क्या दिखेगा, न्यूक्लियस दिखेगा, है ना। सेंटर में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है। न्यूक्लियस और सेल बाउंड्री के बीच के कंपोनेंट की बात कर लीजिएगा, न्यूक्लियस और सेल बाउंड्री के बीच के कंपोनेंट की बात कर लीजिएगा, क्या बोल लीजिएगा, साइटोप्लाज्म, क्या बोल लीजिएगा, साइटोप्लाज्म। अब सेल साइटोप्लाज्म की बात कर लीजिएगा, तो साइटोप्लाज्म के बीच में यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, कुछ ऑर्गेनेल्स देखने, यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं ना, तो कुछ सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलेंगे। मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स हो सकता है ना। तो यहां पे आपको साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में कुछ सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिल सकते हैं। ये आपका हो गया सेल ऑर्गेनेल्स, है ना। सुनिएगा, अब सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। कुछ सेल ऑर्गेनेल्स मिलके आपस में एक साथ कोऑर्डिनेटेड रूप में काम करते हैं, और ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स का नाम देते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। सेल ऑर्गेनेल्स, देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड विथ ईच अदर आर कंसीडर्ड एज एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। सर नहीं समझ में आई बातें, जैसे न्यूक्लियस से कोई सब्सटेंस निकला, कहां को गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेगा कहां जाएगा, गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी किसका फॉर्मेशन करेगा, वैक्यूल्स का, वेसिकल्स का फॉर्मेशन करेगा। यही वेसिकल्स हो सकता है बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाए, लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाए। तो 4 सेल ऑर्गेनेल्स होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। ये चारों सेल ऑर्गेनेल्स आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, और इसके कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने की वजह से इन सारे सेल ऑर्गेनेल्स को क्या बोल देते हैं, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। ये 2023 का भी क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट नहीं है ना। तो ये सारे जो आपको दिखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स ये सारा नहीं होगा। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में आपको क्या बताया, सबसे पहला आपको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा कौन सा दिख जाएगा, गोल्जी बॉडी, और तीसरा कौन सा दिख जाएगा, वेसिकल्स या वैक्यूल्स, वेसिकल्स नहीं वैक्यूल्स, और अगला कौन सा दिख जाएगा, लाइसोसोम, है ना। तो यहां पे आपको दिख रहा था एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का सबसे पहला पार्ट कौन सा, गोल्जी बॉडी। डन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गोल्जी बॉडी से ही स्टार्ट करते हैं। तो गोल्जी बॉडी की बात कीजिएगा ना बच्चे, गोल्जी बॉडी में सबसे पहला मैं सेल के रिस्पेक्ट में इसके डायग्राम को दिखाने की कोशिश करता हूं। ये आपको दिख रहा है गोल्जी बॉडी, है ना। गोल्जी बॉडी की बात कीजिएगा, यहां पे आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। ये आपका न्यूक्लियस के सबसे पास में जो सेल ऑर्गेनेल्स होगा ना, इसको बोल दीजिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER बोल दिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिए। डन। उसके बाद फिर आ जाइएगा, यहां पे एक सेल ऑर्गेनेल्स आपको और दिखेगा, इस तरह का एक सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलेगा, इस तरह की एक सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलेगा। दिस इज अबाउट द गोल्जी बॉडी, है ना। इसको क्या बोल लीजिएगा, गोल्जी बॉडी बोल लीजिएगा।
तो न्यूक्लियस से जो कुछ कंपोनेंट निकला कहां गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला कहां गया, गोल्गी बॉडी में। गोल्गी बॉडी से निकला कहां गया, वेसिकल्स में। कहां गया, वेसिकल्स में, है ना। उसके बाद ये किस में फॉर्मेशन के लिए चला जाएगा, ये चला जाएगा लाइसोसोम फॉर्मेशन के लिए। ये चला गया आपको लाइसोसोम फॉर्मेशन के लिए, लाइसोसोम फॉर्मेशन के लिए चला गया। डन। ये चारों सेल ऑर्गेनल्स को क्या बोल लीजिएगा, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। आगे की ओर आते हैं बच्चे। सो गोल्गी बॉडी की बात कर रहे थे, इट इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड मिडिल मेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस से सब्सटेंस निकला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी में, और गोल्गी बॉडी से बहुत सारे टारगेट ऑर्गन के पास, टारगेट ऑर्गेनल्स के पास ये सब्सटेंसेस जा सकते हैं, है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं मिडिल मैन। ये बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंपोनेंट को बाकी सारे स्ट्रक्चर तक पहुंचाएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मिडिल मैन। और इट इज अ डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग इन द सेल। सारे के सारे मॉलिक्यूलर चेकिंग जो होता है, ट्रैफिकिंग जो होता है, कौन से सब्सटेंस को कहां भेजना है, किस रूट से भेजना है, ये सारा ट्रैफिकिंग कौन करता है, गोल्गी बॉडी करता है। अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चे। तो अगला कौन सा हो जाएगा, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम क्या हो जाएगा, स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल की बात हो जाएगी। यहां पे ये वेस्ट मटेरियल को स्टोर करेगा। वेस्ट मटेरियल ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी इज प्रेजेंट इन द वैक्यूल्स। ये वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने का काम कौन करेगा, वैक्यूल्स करेगा। या बोल लीजिएगा फूड पार्टिकल को भी स्टोर करने का, वाटर को भी स्टोर करने का काम कौन करेगा, वैक्यूल्स ही करेगा। तो उसका काम ही होता है स्टोरेज। यहां पे सेल ऑर्गेनल्स आपको दिख रहा है, कौन सा सेल ऑर्गेनल्स, सर न्यूक्लियस के सबसे पास वाला सेल ऑर्गेनल्स है, तो ये तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ऑब्वियसली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। तो हम सबसे पहला बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, यहीं से स्टार्ट होता है सेल ऑर्गेनल्स। तो सबसे पहला सेल ऑर्गेनल्स है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कीजिएगा ना, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली 3 कंपोनेंट का बना हुआ है। पहले कंपोनेंट की बात कर लीजिएगा, तो पहला कंपोनेंट आपके पास सिस्टर्नी है ना, पहला कंपोनेंट हो गया हमारे पास सिस्टर्नी। दूसरे कंपोनेंट की बात कर लीजिएगा, तो दूसरा कंपोनेंट हमारे पास ट्यूब्यूल्स है। कौन सा है, ट्यूब्यूल्स, ये हो गया हमारे पास दूसरा कंपोनेंट। और तीसरे कंपोनेंट की बात कर लीजिएगा, तो हमारे पास वेसिकल्स है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 स्ट्रक्चर से बना हुआ है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। डन। न्यूक्लियस के सबसे पास में जो सेल ऑर्गेनल्स होगा उसको क्या बोल लीजिएगा, इसको बोल लीजिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। अब सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। देख रहे हैं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर और एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग किया हुआ है। मेम्ब्रेनस, फ्लैटेंड एंड स्टैक्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट, सिस्टर्नी। ट्यूब लाइक और ब्रांचिंग पैटर्न में होगा, इरेगुलर स्ट्रक्चर होगा, इसको क्या बोल लीजिएगा, ट्यूब्यूल्स। और वेसिकल्स के फॉर्म में ओवल शेप या राउंड शेप वेसिकल्स के रूप में पैक्ड है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोल लीजिएगा, वेसिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइएगा। सिस्टर्नी की बात कर लेते हैं। सिस्टर्नी कैसा था, लॉन्ग था, लॉन्ग था। इसके अलावा आप बोल लीजिएगा फ्लैटेंड था, अनब्रांच था, और ये अनब्रांच स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट पे, फॉर्म अ स्ट्रक्चर ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मैं बोल दूं सिस्टर्नी के ऊपर राइबोसोम बना होता, राइबोसोम लगा होता है, तो अगर आपसे पूछा जाए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे बनता है, बोलिएगा एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के पार्ट पे अगर राइबोसोम आके अटैच हो जाए, सरफेस रफ हो जाएगा, एंड दैट टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोल लीजिएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डन। ट्यूब्यूल्स की बात कीजिएगा। इरेगुलर आफ्टर ब्रांच्ड ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट, है ना। ये इरेगुलर है, ब्रांच स्ट्रक्चर है, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको क्या बोल लीजिएगा, ट्यूब्यूल्स बोल लीजिएगा। फॉर्म अ स्ट्रक्चर ऑफ अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। अगर बात कर लीजिएगा, ये ट्यूब्यूल्स किसका फॉर्मेशन करेगा, अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करेगा। वेसिकल्स की बात कीजिएगा, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ओवल शेप स्ट्रक्चर, ये वेसिकल्स कैसा है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ओवल शेप लाइक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइएगा। मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन किसके रूप में देखने को मिलता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में देखने को मिलता है। किसके रूप में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के।
अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को स्टोर करने लग जाए तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नाम दे दीजिएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम दे दीजिएगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां पे देखने को मिलेगा? स्केलेटल मसल्स में और कार्डियक मसल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है, इसी को आप क्या बोल लीजिएगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मॉडिफिकेशन ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी, ये जो मॉडिफिकेशन होता है, किसका मॉडिफिकेशन होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है SER का मॉडिफिकेशन होता है ना। और इसमें क्या स्टोर होता है? कैल्शियम आयन स्टोर होता है। फंक्शन क्या हो जाएगा भाई? कैल्शियम आयन को स्टोर कर रहा है तो ये काम क्या करेगा? मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन का काम करेगा। अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चे, माइक्रोजोम। जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा जानने की, बट एक बार थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। हम किसी सेल को लिए और उसको सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, हाई स्पीड में इसको रोटेट करवा रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का छोटा सा फ्रेगमेंट राइबोसोम के साथ एसोसिएट हो जाता है और ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं माइक्रोसोम। देखिएगा, फ्रेगमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएट विथ राइबोसोम ऑब्टेन बाय हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन। कब मिलेगा? जब आप बहुत हाई स्पीड में सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। काम क्या होगा? हम सेल के बाहर में अगर प्रोटीन का सिंथेसिस करवाना चाहते हैं तो इस तरह के माइक्रोसोम का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और इसके बाद हम बाहर में, सेल के बाहर में प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकते हैं। फंक्शन टू स्टडी इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस। सेल के बाहर में आप प्रोटीन सिंथेसिस का स्टडी करना चाहते हैं तो आपको माइक्रोसोम बनाना पड़ेगा। अगले पॉइंट पे जी, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिफिनेशन रहता है बच्चे, टिनी ट्यूब्यूल्स लाइक अ स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। नेटवर्क ऑफ टिनी ट्यूब्यूल्स लाइक अ स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा नेटवर्क जाल जैसा बना हुआ है, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स लाइक अ स्ट्रक्चर का साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े हैं। इसी को आप क्या बोल लीजिएगा? इसी को बोल लीजिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेटवर्क ऑफ टिनी ट्यूब्यूल्स लाइक अ स्ट्रक्चर, नेटवर्क है, जालनुमा संरचना है, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स का और पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा है। बात को ध्यान दीजिएगा, साइटोप्लाज्म पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा है और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, तो क्या सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेगा क्या? ऑब्वियसली इट कैन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। अब एक बात याद कीजिएगा प्लाज्मोडेस्माटा की, तो प्लाज्मोडेस्माटा में आपको बताए थे डेस्मोटिब्यूल्स। डेस्मोटिब्यूल्स किसका एक्सटेंशन था? तो आप बोल लीजिएगा ये एक्सटेंशन था किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो दो सेल के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए भी हो सकता है, बोल सकते हैं इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने के लिए भी यूज किया जा सकता है, या इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, सॉरी, न्यूक्लियस से कंपोनेंट निकला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी से आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो क्या एक सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट में यूज आ रहा है क्या? बोल लीजिएगा इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। डन। नेक्स्ट पॉइंट पे, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सिस्टर्नी है, उसके ऊपर राइबोसोम होगा, तो काम क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। ये किसका काम हो जाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का RER का हो जाएगा, और लिपिड सिंथेसिस किसका काम हो जाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का SER का हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप पढ़ेंगे बाद में जाके, सेल साइकिल जब पढ़ेंगे तो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है प्रोफेज में डिसअपियर हो जाता है और टेलोफेज में फिर से रीअपियर होने लगता है। तो उस समय रीअपियरेंस में कौन हेल्प करेगा? तो रीअपियरेंस के समय हेल्प करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी एंड माइक्रोबॉडीज, ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में, गोल्जी बॉडी के फॉर्मेशन में और बोल लीजिएगा माइक्रोबॉडीज के फॉर्मेशन में कौन हेल्प करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और साथ के साथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा बच्चे, अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। नाम है सर गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्यों दिए? अच्छा सुनिए, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी है ना, 3 कंपोनेंट का बना हुआ। 3 कंपोनेंट कौन कौन सा होगा? सबसे पहले आपको सिस्टर्नी दिख रहा है, पहला कंपोनेंट हो गया। दूसरे कंपोनेंट की बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको वेसाइकल्स दिखेगा, है ना। ये कहीं पे, यहाँ पे आपको ये वेसाइकल्स नहीं, यहाँ पे आपको वेसाइकल्स, ये वाला वेसाइकल्स ले लीजिए, यहाँ पे ये वेसाइकल्स ले लीजिए। डन। ये वेसाइकल्स हो गया। डन। और ये जो सिस्टर्नी हो गया, वेसाइकल्स हो गया, और यहाँ पे आपको कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये हो गया आपका ट्यूब्यूल्स, है ना। इसको बोल लीजिएगा ट्यूब्यूल्स। डन। 3 कंपोनेंट का बना है, सिस्टर्नी,
दूसरा वेसाइकल्स और तीसरा ट्यूब्यूल्स। सर अभी तो आप बताए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसी 3 कंपोनेंट का बना होगा, सिस्टर्नी, वेसाइकल्स और ट्यूब्यूल्स में। अंतर क्या होता है, ये तीनों स्ट्रक्चर गोल्जी बॉडी में एसोसिएटेड रहते हैं, जबकि बात कर लीजिएगा किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये तीनों एसोसिएटेड नहीं होते। डन। अगले पॉइंट पे आइएगा। तो अगर बात करते हैं गोल्जी बॉडी की, तो गोल्जी बॉडी डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था, देखिएगा इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कैमिलो गोल्गी इन 1898। कब डिस्कवर किया गया था, 1898 में डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइएगा। अब ये गोल्जी बॉडी 3 कंपोनेंट का बना हुआ है, सिस्टर्नी, वेसाइकल्स और ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी की बात कीजिएगा, लॉन्ग होगा, फ्लैटेंड होगा, अनब्रांच स्ट्रक्चर होगा। डायमीटर की बात कर लीजिएगा 0.5 to 1 माइक्रोन मीटर होगा। इसका वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन द गोल्जी बॉडी। सिस्टर्नी का नंबर गोल्जी बॉडी में वेरिएबल होगा, फिक्स नहीं होगा, है ना। अगले पॉइंट पे, ट्रांसफेस एंड सिस फेस आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। यहां पे लिख लीजिएगा ट्रांसफेस एंड सिस फेस are entirely different but interconnected। ट्रांसफेस और सिसफेस इंटायरली डिफरेंट है बट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, है ना। अगले पॉइंट पे आइएगा। अब ट्रांसफेस और सिसफेस कहते किसको है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले तीनों कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। अगला कंपोनेंट की बात कर लीजिएगा ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स कैसा होता है, इरेगुलर ऑप्टेन ब्रांच होता है, ट्यूब्यूल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और वेसाइकल्स की बात कीजिएगा, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ओवल शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तीनों को मैं डायग्राम के रूप में दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पे आ जाइएगा। फ्लैट मेम्ब्रेनस इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जो है, इसको क्या बोल लीजिएगा, सिस्टर्नी। यहां पे देखिएगा ये वाला आपको इरेगुलर स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इरेगुलर स्ट्रक्चर यहां पे ये वाला, इसको आप क्या बोल लीजिएगा, इरेगुलर ट्यूब लाइक और ब्रांच स्ट्रक्चर, इसको क्या बोल लीजिएगा, ट्यूब्यूल्स। और नीचे में ओवल शेप मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसको क्या बोल लीजिएगा, वेसाइकल्स। डन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, अब सिस फेस और ट्रांस फेस को समझने के लिए फर्स्ट वाले डायग्राम पे जाते बच्चे, वहां से आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं। गोल्जी बॉडी का जो फर्स्ट डायग्राम हमारे पास था, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिएगा यहां पे आपको ये वाला जो फेस दिख रहा है, यहां पे आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या दिख रहा होगा, इधर सबसे पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा होगा। ये सरफेस है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। देखिएगा ये ER का सरफेस दिख रहा है, ER का। ER के पास वाले सरफेस को ये भी सिस्टर्नी, क्या बोल लीजिएगा, ये बोल लीजिएगा सिस फेस। और यहां पे मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, यहां पे दूसरा डायग्राम बना दे रहा हूं, शायद 1 मिनट का वेट करेंगे। ये डायग्राम मैं दूसरा इरेज करके बना दे रहा हूं। चलिए, यहां पे आपको दिख रहा था, ये सेल दिख रहा था, ये सेल दिख रहा है। सेल के पास में यहां पे न्यूक्लियस दिख रहा है। न्यूक्लियस के पास में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा था। और यहां पे आपको गोल्जी बॉडी दिखेगा, इस तरह से आपको गोल्जी बॉडी दिखेगा। अच्छा, मैं पूछ दूं, ये लेंस का कौन सा फेस है, कॉनकेव फेस या कॉन्वेक्स फेस? बोलेंगे सर ये तो कॉन्वेक्स फेस दिख रहा है, तो हम इसको बोल दिए कॉन्वेक्स फेस, है ना। इसको बोल दिए हम लोग कॉन्वेक्स फेस बोल दिए, है ना। इसको बोल दिए कॉन्वेक्स फेस, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वेसाइकल्स यहां से रिलीज होगा, यहां पे आके फ्यूज करेगा, यहां से रिलीज होगा, यहां पे आके फ्यूज करेगा। कौन से फेस में आके फ्यूज कर रहा है, आपको कॉन्वेक्स फेस में आके फ्यूज कर रहा है। ये भी सिस्टर्नी पार्ट, ये भी सिस्टर्नी पार्ट, इसको आप क्या बोल लीजिएगा, सिस फेस। 3 नाम दिया गया, क्या क्या नाम दिया गया, फॉर्मिंग फेस, कॉन्वेक्स फेस और सिस फेस। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। इसका अपोजिट एंड, ये वाला जो एंड है, इस फेस को आप क्या बोल लीजिएगा, ये ट्रांस फेस हो जाएगा, ये ट्रांस फेस हो गया। इधर की ओर कॉनकेव फेस, ट्रांस फेस, कॉनकेव फेस, और यहीं से मैच्योर होकर वेसाइकल्स गोल्जी बॉडी का रिलीज किया जाएगा। ये वेसाइकल से किसका, गोल्जी बॉडी का। और यहां पे वेसाइकल जो है, इसका, इस वेसाइकल्स का नाम देते हैं फ्यूजिंग वेसाइकल्स। क्यों फ्यूजिंग वेसाइकल्स नाम देते हैं, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वेसाइकल्स आके गोल्जी बॉडी से फ्यूज करता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्यूजिंग वेसाइकल्स। डन, बातें समझ में आई? फिर से बोल रहा हूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास वाले
सिस्टर्नी फेस को आप क्या बोल लीजिएगा, यहां पे बोल लीजिएगा सिस फेस, यहां अपोजिट वाले इनको बोल लीजिएगा ट्रांस फेस। अब यहीं पे आपके वेसिकल्स फ्यूज करता है, इसलिए इसको क्या बोल लीजिएगा, फॉर्मिंग फेस, और यहां से मैच्योर होकर निकलता है, इसलिए आप इसको क्या बोल लीजिएगा, इसको बोल लीजिएगा यहां पे मैच्योरिंग फेस। डन। ये कॉन्वेक्स फेस हो गया, ये कॉनकेव फेस हो जाएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चे। तो ये सारे पॉइंट आपको बता दिए, वेसिकल्स क्या होता है, टिब्यूल्स क्या होता है और सिस्टर्नी क्या होता है। अब फंक्शन की बात करते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन की बात कीजिएगा। सबसे पहला काम है सेल सेक्रेशन। तो जो कुछ भी सब्सटेंस निकला था कहां से, न्यूक्लियस से, वो आया कहां पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, है ना। सो एक्सपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल मॉलिक्यूल्स गोल्जी बॉडी रिसीव मटेरियल, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया किसके थ्रू, सिस फेस के थ्रू, एंड देन ट्रांस फेस के थ्रू सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला और गोल्जी बॉडी के सिस फेस के थ्रू इंटर किया, और इंटर करने के बाद यहां पे केमिकल मॉडिफिकेशन होगा, है ना। केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ, ग्लाइकोसाइलेशन हुआ और ग्लाइकोसाइडेशन हुआ, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। उसके बाद क्या बोल लीजिएगा, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल होगा एंड डिलीवर टू द इंटरसेलुलर टारगेट और सेक्रेटेड आउट द सेल, है ना। हो सकता है ये जो मटेरियल पैक किया गया, ये मटेरियल सेल के किसी ऑर्गेनल्स तक पहुंच जाए या सेल के बाहर सेक्रेट आउट कर दिया जाए, इसको आप क्या बोल लीजिएगा, सेल सेक्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइएगा बच्चे। अगला, लाइसोसोम का फॉर्मेशन में भी हेल्प कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही। सेल वॉल मटेरियल में भी, सिंथेसिस में भी कौन हेल्प करता है, गोल्जी बॉडी। और सेल प्लेट फॉर्मेशन में भी हेल्प कौन करता है, गोल्जी बॉडी। और एक्रोसोम फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है आपको, गोल्जी बॉडी ही। एक्रोसोम होता क्या है, स्पर्म के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ रहता है जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्रोसोम। सेल प्लेट क्या होता है, प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस के लिए इस तरह से बीच से कुछ स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है, दिस इज कॉल्ड एज सेल प्लेट। अब सेल वॉल मटेरियल बताए थे आपको, सेल वॉल मटेरियल का सिंथेसिस भी किसके द्वारा किया जाएगा, गोल्जी बॉडी के द्वारा। तो पीछे वाले लेक्चर में जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि सेल प्लेट क्या होता है। आज के लिए बच्चे यहीं तक, और अगर किसी पॉइंट पे आपको समझने में मुश्किल लगे, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए और वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।